You are currently the only person in this conference. गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कर रहे हैं सब लोग। ये स्क्रीन शेयरिंग का कुछ इशू हो रहा है, जस्ट वेट अ मिनट। स्क्रीन विजुअल है। Am I audible to everyone? हाँ सर। यस सर। तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था, सॉल्व किया किसी ने? ओके। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द क्वेश्चन वाज, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है
उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना था, थीटा या अल्फा? क्या दिया था हमने एंगल? अल्फा दिया था। सो ये एंगल हमारा अल्फा है और इसके ऊपर एक ट्रॉली जो कि फ्रीली विदाउट एनी फ्रिक्शन नीचे की तरफ आ रही है और सीलिंग के साथ पेंडुलम हमने लटकाया हुआ है। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? ओके, आप बताएं क्या है आंसर आपका? सर टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। क्या? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा? प्लस जी स्क्वायर। अच्छा, जी स्क्वायर। एक मिनट, हमने तो ए पता नहीं, ए दिया नहीं है, ये क्या लोगे? ओके, और अगर वो ऊपर या नीचे एक्सेलरेट कर रहा हो तो? ओके, ऑब्वियस सी बात है कि नीचे ही जाएगा ना, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा ना। ओके, आद्य आपका आंसर क्या है? सर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी कॉस थीटा, एल बाई जी कॉस थीटा। ओके, मतलब कॉस अल्फा। अच्छा, अल्फा। बच्चे जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो 2 पाई अंडर रूट ओवर एल बाई जी कॉस अल्फा। मल्हार आपका क्या आंसर है? सर मेरा इन्फिनिटी है। क्या? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी? तो 3 बच्चों ने आंसर दिया, तीनों अलग अलग आंसर है। और कोई आंसर देना चाहता है? ओके, ये दो आंसर रॉन्ग है। इसका आंसर करेक्ट है, क्यों है मैं आता हूं। एक्सप्लेनेशन बताइए कैसे आया ये आंसर? सर इसमें हम लोगों को, मैंने नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व किया इसको। ओके, क्यों जो नॉन इनर्शियल से सॉल्व किया? सर क्योंकि इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व किया, तो सर आपने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था एनएलएम में, तो आपने उसको तो नॉन मतलब इनर्शियल से इनर्शियल करवाया से था, कर ही नहीं बोला था कि सकते? नहीं कर सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, नॉन इनर्शियल से किया एंड सर तो जी साइन अल्फा पीछे की तरफ एक्सेलरेशन, मतलब एम जी साइन अल्फा लगेगा पीछे की तरफ ओके ओके, फोर्स। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये जो हम लोग, हाँ बोलिए। सर पर वो तो हिलेगा ही नहीं ना। पॉइंट ये नहीं है कि ये, इसको हम लोग ऑब्वियस बात है, इसको डिस्प्लेस करेंगे तो क्या ये ऑसिलेट करेगा या नहीं। अब कहोगे कि सर ये इस पोजीशन में है और ऐसा हम छोड़ देंगे तो ऐसे ही रह जाएगा, अग्री, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे। ये 90 डिग्री का एंगल बना के ऐसे पड़ा रहेगा, लेकिन अगर इसको हम डिस्प्लेस करेंगे तो भी ये ऑसिलेट नहीं करेगा, तब हम लोग टाइम पीरियड इन्फिनिटी बोलते हैं ना। ये जो आंसर होता है ये कब होता है? ये फ्री फॉलिंग लिफ्ट में हमने कराया था या फिर सैटेलाइट में कराया था। तो उस केस में
ऐसा तो है नहीं कि वो पेंडुलम को हमने डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो वो करने लगेगा और नहीं डिस्प्लेस करेंगे इसलिए टाइम पीरियड इंफिनिटी है। टाइम पीरियड इंफिनिटी बोलने का मतलब होता है कि हमारा उसको डिस्प्लेस भी करेंगे तब भी वो ऑसिलेट नहीं करेगा। अब नॉर्मल हम टाइम पीरियड जब भी निकालते हैं तो हर बार स्प्रिंग को, मान लो एक स्प्रिंग दे दिया और एक ब्लॉक दे दिया, स्प्रिंग अपने ब्लॉक अपने नेचुरल लेंथ पर है, तुमसे बोला गया टाइम पीरियड क्या, तो तुम कहोगे कि नहीं इसका टाइम पीरियड इंफिनिटी है, क्यों, ऑसिलेट ही नहीं कर रहा। ऐसा थोड़े ना होता है, हम उसको डिस्प्लेस करेंगे तभी तो ऑसिलेशन होगा, ये तो कॉमन सी बात है। हाँ बोलिए। सर मैंने एक्सेलरेशन को ऊपर की डायरेक्शन में माना था और एमए को ब्रेक किया था कंपोनेंट्स में। ये ओके, अलग बट है। ए यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए ना बच्चे, क्वेश्चन हमने जो दिया है उसमें ए दिया ही नहीं। ए इज जी साइन थीटा, अगर तुम चाहो तो उसमें जी साइन थीटा और जी साइन अल्फा, सॉरी जी साइन अल्फा अगर तुम डाल दोगे ना तब भी तुम्हारा आंसर रॉन्ग आएगा, तभी नहीं आंसर आएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग जो जी इफेक्टिव लिखते हैं, अब ध्यान से सुनो, ये जी इफेक्टिव एक तरीके से नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए लिखते हैं। ग्राउंड फ्रेम से जी इफेक्टिव का कोई मतलब नहीं होता। लिफ्ट में हम चढ़ जाएंगे तब जी का इफेक्टिव वैल्यू क्या होगा, यही मतलब है। ग्राउंड से जी इफेक्टिव का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। ग्राउंड पर जी हमेशा जी के बराबर होता है। जो फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ओवर एल बाई जी और अदर जी इफेक्टिव ये हमने डाला है, ये हम तभी लगाते हैं जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में चीजों को देख रहे हैं। लिफ्ट में हम घुस के जाएंगे तब वो जी प्लस ए की तरह बिहेव करने लगेगा, जी माइनस ए की तरह बिहेव करेगा, जी जीरो की तरह बिहेव करेगा। ग्राउंड से कभी जी जीरो हो ही नहीं सकता। सिमिलरली इसको भी अगर सॉल्व करना है तो हमको नॉन इनर्शियल में ही बैठना पड़ेगा, और ये जी साइन अल्फा से नीचे जा रहा है, तो हमारे पास इस बॉडी के ऊपर एक तरीके से दो फोर्सेस कह लो या दो एक्सेलरेशन कह लो, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन यही फोर्स है। और ये हमने बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे से कराया था कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं, एक है हमारा mg और एक स्यूडो फोर्स, क्योंकि स्यूडो फोर्स हमको लगाना पड़ रहा है नॉन इनर्शियल के कारण, और ये है mg साइन अल्फा। टेंशन भी लगा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, टेंशन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हाँ बोलो। सर वो स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी, वो नीचे है। ओह सॉरी, स्क्रीन बहुत छोटा शेयर हो रहा है, शेयर ही नहीं हो रहा है, वेट। थोड़ा इशू है, पता नहीं क्यों। ओके, समझ आ गया प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है। चलो अब नहीं होगा, अभी विजुअल है अच्छे से। हाँ सर। तो mg और mg साइन अल्फा और t ये तीन फोर्सेस हैं, ये स्यूडो फोर्स है। तुम चाहो तो हमको, क्योंकि g इफेक्टिव निकालना है तो हम मास हटा सकते हैं और टेंशन को कुछ देर के लिए इग्नोर कर दो, बिकॉज ऑल वी हैव टू डू इज टू डू दिस। इसके कंपोनेंट्स एक इधर और एक इधर ऐसे हम लोग तोड़ेंगे। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा अल्फा है, तो ये हमारा हो जाएगा mg साइन अल्फा और ये हो जाएगा mg कॉस अल्फा। अब ये mg साइन अल्फा और ये mg साइन अल्फा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब अगर रिजल्टेंट डायग्राम बने तो टेंशन एक तरफ और उसके अपोजिट डायरेक्शन में mg कॉस अल्फा। यही कहानी है। जब वर्टिकल पेंडुलम होता है उस केस में mg नीचे लगता है, टेंशन ऊपर लगता है। अब यहाँ पर टेंशन इस डायरेक्शन लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन mg cos अल्फा लग रहा है, तो m के अलावा जो टर्म है वही तो एक्सेलरेशन g इफेक्टिव की तरह काम करेगा। मतलब क्लियरली यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि g इफेक्टिव
इज नथिंग बट इक्वल्स टू जी कॉस अल्फा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत बार बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, आई डोंट नो। ये चीज हमेशा के लिए याद रख लो कि इंक्लाइंड प्लेन पर जब जी इफेक्टिव की बात होगी तो वो जी कॉस अल्फा होगा अगर फ्री फॉलिंग, मतलब फ्रीली कोई आ रहा है। तो अगर अलग एक्सेलरेशन है तब तो हम निकालना ये बेकार है। अलग एक्सेलरेशन से आ रहा है तब तो हम उसके लिए अलग से निकालेंगे, लेकिन अगर फ्रीली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो जी इफेक्टिव जी कॉस अल्फा के बराबर होता है। और ये बहुत जगह काम आने वाला चीज है, तो यहाँ पर अगर हम उसको पुट कर दें तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात ये है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कि ये एग्जैक्टली होगा क्या। जैसे मल्हार ने थोड़ी सी बात पहले ही बता दी है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में बिल्कुल 90 डिग्री पर ही एंगल रहेगा उसका, यानी कि पेंडुलम अगर हम इसको मूव ना करें तो ये 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। अब ये एंगल ग्राउंड फ्रेम से कितना होगा, ये सब चीजें पूछी जाती है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। और जब इसको डिस्प्लेस कर देंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ऑसिलेट, ये इसी पॉइंट के बाद ऑसिलेट करेगा लाइक दिस। जितने से डिस्प्लेस करेंगे उतने से ही ऑसिलेट करेगा। बट दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन। 90 डिग्री वाला जो पोजीशन है यही उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये चेंज नहीं होगा। और टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ओवर एल बाई जी कॉस अल्फा। तो 2-3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक न्यूटन्स लॉज का क्वेश्चन बनता है कि पेंडुलम है उसको फ्री फॉल करा दिया, ये फ्री फॉल मतलब इंक्लाइंड से उसको नीचे गिरा दिया, तो ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये स्ट्रिंग ये वॉल के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो अगर वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ के एंगल की बात हो तो हम और भी कर सकते हैं काम। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड है और ये हमारा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रिंग का ओरिएंटेशन है। अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ कर दी जाए लाइक दिस, और ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी जाए दिस, ये ब्लू कलर का हमारा स्ट्रिंग है और एंगल हमारा अल्फा जो दिया गया वो ये एंगल अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल अल्फा हो जाएगा। फिर ये 90 माइनस अल्फा होगा तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। तो अगर वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनेगा तो अल्फा एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनेगा तो 90 माइनस अल्फा बनाएगा, और वॉल ऑफ द मतलब जो भी ट्रॉली है उसके साथ कितना बनेगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम एंगल्स जिसके साथ पूछा जाएगा वो बता सकते हैं। बट जी इफेक्टिव का वैल्यू जी कॉस अल्फा होता है, ये अब भूलने की कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा याद रखना। बाकी तुमको अगर ये करने आ गया तो और अच्छी बात है। अब बात आता है कि टाइम पीरियड जो है हमारा सिंपल पेंडुलम का, इफ यू सी इसको एक बार रियलाइज किया जाए तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ओवर एल बाई जी। लेंथ जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टाइम पीरियड बड़ा हो जाएगा। तो क्या ये टाइम पीरियड इन्फिनिटी भी हो सकता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ? जी को भी हम घटा सकते हैं अर्थ के अलग अलग सरफेस पर, अलग अलग पॉइंट पर, रोटेशन के कारण, शेप के कारण ये जी का वैल्यू चेंज होता है। और टनल के अंदर क्या होगा, माउंटेन पर क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन जो है थियोरेटिकल पूछे जाते हैं। तो उसमें सारा अपना जी का वैल्यू ग्रेविटेशन हमने पढ़ा है कैसे चेंज होता है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो वही कैरी फॉरवर्ड होगा। इन क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा एल, ये जो एल है हम इसको बढ़ाते चले जाए तो क्या टाइम पीरियड लाइक इफ एल टेंड्स टू इंफिनिटी, द क्वेश्चन इज तो क्या टाइम पीरियड भी इंफिनिटी चला जाएगा? ये क्या सही बात है? तो ये गलत है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर स्मॉल पेंडुलम्स। कितना स्मॉल? whose length does not or is not comparable, ऐसा लिखो, is not comparable to Earth's radius। अगर हमने बहुत बड़े बड़े पेंडुलम ले लिए
जिसका लेंथ बहुत बड़ा है, तब उसमें ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, फिर हमको दूसरा फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, मतलब लार्ज साइज पेंडुलम के लिए। और लार्ज का मतलब कितना लार्ज? अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल में लार्ज। तो अर्थ का रेडियस कितना है? तो अर्थ रेडियस हमारा होता है 6400 किलोमीटर। अब 100, 200, 500 मीटर में कोई मतलब नहीं बनता, वो यही फॉर्मूला लेगा। लेकिन हम लार्ज मतलब वेरी लार्ज की बात करें, इसके कंपेरेबल में। तो उस समय या कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। अगेन इसको भी तुम डायरेक्टली याद रख सकते हो कि कैसे ये डेराइव होता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार डेरिवेशन भी देख लोगे तो कोई बुराई नहीं है। ये हमारा अर्थ सरफेस है और ये हमारा पेंडुलम का पाइवोटेड पॉइंट है। हमारा पेंडुलम है, दिस लेंथ इज लेट्स से L, और यहाँ पर तो ये छोटा कर लो इसको, ये हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंटर होगा, तो ये रेडियस है यार, तो यहाँ से यहाँ ये भी रेडियस RE हो जाएगा। इस पॉइंट को भी अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये भी तो RE होगा। नाउ द पॉइंट इज कि अगर हम इसको डिस्प्लेस करें और कहीं भी यहाँ पर लेके आए सपोज, तो इस पोजीशन पर उसका जो फोर्स होगा वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, ये हमको ध्यान में रखना है। द फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। और ये mg का जो फोर्स है, यहाँ पर mg का जो फोर्स है, इसको मैं mg कर देता हूँ यहाँ थोड़ा सा, ये सेंटर की तरफ लगने वाला है लाइक दिस। और अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो मीन पोजीशन से इसको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा लाइक दिस। अगर मैं इस एंगल को कुछ देर के लिए थीटा ले लूं और इसको कुछ देर के लिए अल्फा ले लूं, तो ये एंगल्स बहुत छोटे हैं, याद रखना इस बात को। और ये लेंथ बहुत बड़े बड़े हैं, R इज ऑल्सो वेरी ह्यूज, L इज ऑल्सो वेरी ह्यूज। भले ही देखने में हमने इसको ठीक एंगल्स को बड़ा बनाया है, छोटा बनाएंगे तो दिखेगा ही नहीं। ये एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री और ये एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ऑलमोस्ट। तो अगर हमारा mg का कौन सा कंपोनेंट है, तो इस लाइन को अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो ये 90 डिग्री है, और ये एंगल अल्फा दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा। तो mg का ये जो कंपोनेंट है mg cos 90 माइनस अल्फा, ये जो कंपोनेंट है यही रिस्टोरिंग फोर्स कॉज करेगा। और ये एंगल हमारा है 90 माइनस वेट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। दैट एंगल इज अल्फा, ये एंगल हमारा ये 90 नहीं होगा, वेट ऐसे मतलब डायग्राम में कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये इतना ज्यादा रब हो रहा है। ठीक है ना, ये एंगल को देखो, ये दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा? मैं यहां पर कहोगे तो एक बार ट्रायंगल बना देता हूं।
एक्सटीरियर एंगल है और mg का फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है। ये एंगल को हमने थीटा लिया हुआ है और ये एंगल को अल्फा लिया हुआ है, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। और mg का जो फोर्स है वो इधर लग रहा था, इधर अगर लेंगे तो कॉस कंपोनेंट लेगा और इधर इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बेसिकली जिधर वो रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर रहा है, इसके कारण टॉर्क बनेगा। ये जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस अल्फा। ये लेंथ L है, ये हमारा मेन पोजीशन है। ये जो पॉइंट है यहाँ से बॉब ऐसा गया हुआ है, ये लेंथ L है। तो ये जो फोर्स mg साइन थीटा प्लस अल्फा लग रहा है, दिस इज गोइंग टू कॉज अ टॉर्क। ये mg कॉस थीटा प्लस अल्फा ये कोई टॉर्क नहीं बनाएगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर जाएगा। तो mg साइन 9 थीटा प्लस अल्फा इंटू L टॉर्क अगर निकालना हो तो mg साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू L, दैट इज द टॉर्क एंड दैट इज इक्वल टू I अल्फा। लेकिन यहाँ पर अल्फा और वहाँ जो अल्फा है ये दोनों में कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैं इसको भी नहीं लिखता, सीधे एंगुलर एक्सेलरेशन लिखूंगा, नहीं तो उसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा। नोटेशंस कभी कभी क्या होता है, सेम होने से बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। ये टॉर्क एंड दैट इज इक्वल टू I अल्फा। अब इसको एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू mgl sin थीटा प्लस अल्फा होल डिवाइड बाई ml स्क्वायर। m विल गेट कैंसिल और यहाँ पर ये हो जाएगा g और एक l से l भी जाएगा, g बाई l साइन थीटा प्लस अल्फा। बट दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ SHM। ये SHM का कंडीशन नहीं है, क्योंकि SHM का कंडीशन जो अगर हम देखें उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा ये आ रहा है, वो भी साइन का टर्म है। इसको हमको समहाउ चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैथमेटिकली मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो एक तो पहले स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये साइन थीटा प्लस अल्फा ये जो हमारा है ये नियरली इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा लिखा जा सकता है। लेकिन अभी भी ये थीटा के प्रोपोर्शनलिटी नहीं आ रहा, ये अल्फा भी बीच में आ रहा है, तो इस अल्फा को कैसे एलिमिनेट करें? तो एक थीटा और अल्फा में रिलेशन बनाया जा सकता है कैसे? तो देखोगे यहाँ पर जो हमने बताया था, ये जो आर्क बन रहा है ये इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन बी, इस ए बी को एल थीटा भी लिख सकते हैं और आर अल्फा भी लिख सकते हैं। मतलब the length AB can be written as L theta, can also be written as R alpha. So alpha can be written as L by R theta. तो अल्फा को थीटा में हमने इसलिए डाला क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हमको सारी चीजें करनी है। तो यहां पर देखो अब एंगुलर एक्सेलरेशन का जो टर्म बनेगा ये बन जाएगा g बाई एल थीटा प्लस अल्फा। अल्फा हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, एल बाई आर थीटा, एल बाई आर थीटा। अब थीटा कॉमन कर सकते हैं, थीटा को बाहर कर लो,
तो थीटा को बाहर करेंगे और जी बाई एल से पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा जी बाई एल प्लस, इसमें एल कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा जी बाई आर। अब जो ये टर्म आया है एंगुलर एक्सेलरेशन और अल्फा जो भी कहो, ये टर्म पूरा का पूरा ओमेगा स्क्वायर का रूप ले रहा है। दिस इज आवर ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो इसको रूट ले लोगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओवर जी बाई एल प्लस जी बाई आर, और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा अगर हम करें तो अंडर सॉरी 2 पाई अंडर रूट ओवर 1 बाई जी 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन रहने वाला है। पहले तो यहां तक चीजें क्लियर है, एक बार अच्छे से देख लो। डेरिवेशंस अगेन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, हमारे रिजल्ट्स ही इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर कहीं डाउट है क्यों हुआ कैसे हुआ तो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट इट। कहीं पर भी अगर लग रहा हो कि सर ये क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये हमारा टाइम पीरियड का एक्चुअल एक्सप्रेशन है। तो मैं फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं कि फॉर वेरी लार्ज पेंडुलम्स expression for time period is this: 2 pi under root over 1 upon g 1 by L plus 1 by R. This is the formula. और अगर हम L को इन्फिनिटी कर दें, if L tends to infinity, very large pendulum, तो उसमें 1 by L tends to 0. This implies 1 by L tends to 0. और ये जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ओवर जी बाई आर, ये हो जाएगा आर बाई जी। और ये बहुत ही कॉमन टर्म है, बहुत बार ये आ चुका है। ये हमारा आता है 84.6 मिनट्स। तो अगर हम किसी भी पेंडुलम का लेंथ कितना भी बढ़ा दें, उसका टाइम पीरियड इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कभी कभी इसको मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम भी बोलते हैं, लेकिन अगेन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, और एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। अब लिफ्ट वगैरह में क्या है कि लिफ्ट वगैरह में एक्सेलरेशन को कम करते जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जी इफेक्टिव का वैल्यू कम होता जाएगा और टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। तो उस तरीके से टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, 2 पाई अंडर रूट ओवर एल बाई जी माइनस है, ये होता है डाउनवर्ड मूविंग लिफ्ट के लिए। अब इसको जितना छोटा करेंगे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से टाइम पीरियड को तो इन्फिनिटी कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन अगर हमको लेंथ को कम ज्यादा करके उसका टाइम पीरियड एडजस्ट करना या टाइम पीरियड बढ़ाना है, तो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड हो सकता है लॉन्गेस्ट पेंडुलम पॉसिबल, उसका इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए कभी कभी इसको मैक्सिमम टाइम पीरियड बोला जाता है, इसको याद रखना है। लेकिन जैसे मैंने कहा ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब मैक्सिमम टाइम पीरियड हम लोग जैसे ही बोलेंगे तो बोलेंगे सर इन्फिनिटी भी तो होता है, लिफ्ट जब डाउनवर्ड जा रहा है तो उससे कम भी तो, जैसे ज्यादा भी तो हो सकता है, एक का वैल्यू हम कम कर देंगे। तो बातें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम बोलने का मतलब है कि इस फॉर्मूला में एल को इन्फिनिटी डाल दिया, और लॉन्गेस्ट पेंडुलम जो पॉसिबल है उसके लिए भी टाइम पीरियड इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग। क्या बात समझ आ गई? Anyone have any doubt?
अब ये हमारा सिंपल पेंडुलम है। कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत उसमें कंफ्यूज रहते हैं। कंपाउंड पेंडुलम क्या है? कंपाउंड पेंडुलम देखो, कंपाउंड पेंडुलम कोई भी बॉडी को कहीं से भी लटका दो एक्सेप्ट सेंटर ऑफ मास, वो कंपाउंड पेंडुलम बन जाता है। कंपाउंड पेंडुलम बनाने के लिए ऑल वी हैव टू डू इज टू टेक एनी बॉडी। जैसे एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, और इसको हमने यहां से पाइवोट कर दिया एक एंड से। अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। एक रॉड है, उसको अगर हमने किसी भी एक एंड से ऐसे लटका दिया, उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये प्लेट की जगह डिस्क भी हो सकता था। तो कोई भी रिजिड बॉडी को अगर हम सेंटर ऑफ मास से लटकाएंगे तब ऑसिलेट नहीं करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी भी पॉइंट से अगर लटकाते हैं और उसको थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं तो वो ऐसे चल कर सकता है अगर थीटा छोटा हो। और उस तरह की बॉडी को बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम। अब अगेन इसमें क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्टेंस पाइवोटेड पॉइंट से क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पर ये हमारा डी, क्योंकि फॉर्मूला में भी आने वाला है, इस जगह पर ये डी हमारा L/2 के बराबर हो जाएगा, D = L/2। अगर पूरा रॉड का लेंथ L ले लें, तो अगर इसका स्क्वायर का साइड लेंथ A ले लें तो ये हमारा A/√2 हो जाएगा। तो D हमको निकालने आना चाहिए, हम D ही नहीं निकाल पा रहे तो बड़ा दिक्कत है। उसी तरह से अगर कोई डिस्क है, सपोज वी वी हैव अ डिस्क, और इसको हमने यहां से पाइवोट कर दिया, इस तरीके से ऑसिलेट करने के लिए फ्री है, उस समय जो डी होगा वो आर के बराबर होगा। हाँ बोलिए। सर जो डी है वो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पाइवट है कि बस वर्टिकली जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ मास से? एक मिनट, हमारा जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा अजीब सा है। अगर इसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें और सेंटर ऑफ मास और पाइवोटेड पॉइंट से डिस्टेंस पूछे तो बदल जाएगा। सर मतलब अगर उसका सेंटर ऑफ मास कॉर्नर पे होगा तो जो डी होगा वो मतलब स्लांटिंग लाइन होगी ना? नहीं, वो कॉर्नर पर जब हम इसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़े हुए हैं तो सेंटर ऑफ मास हमेशा वर्टिकल लाइन में ही होगा। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक आर्बिट्ररी शेप का इस तरह का एक लैमिना है और हमसे पूछा गया कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, कैसे बताओगे? बताओ, ये एक लैमिना है, आर्बिट्ररी शेप का, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, कैसे बताएंगे इसका सेंटर ऑफ मास? एनीवन इन द क्लास बताओ, फिजिकल पेंडुलम पढ़ाया और ये चीज नहीं बताया। हाँ बताओ। सर वो डीएम वाला कॉन्सेप्ट की इसमें जो नहीं 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 नहीं, अरे वो मजदूर वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम लोग फिजिक्स क्लास में पढ़ते हैं। नॉर्मल मजदूर कॉन्सेप्ट, लेमैन कॉन्सेप्ट, कोई कर सकता है वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, आप ये बताइए। सर उसको बैलेंस करके देखेंगे तो जिधर वो परफेक्टली बैलेंस होगा सर। अरे बाप रे, तुम तो दिन बिता दोगी। चलो बाकी ट्राई अच्छा किया आपने।
ऑल वी हैव टू डू इज टू टेक एनी 2 पॉइंट्स कहीं भी इस बॉडी पर, और जानबूझ के तुम ऐसा मत लेना कि वो बीचों बीच हो, तो ऐसा लो रैंडम कहीं भी, यहां पर एक पॉइंट ले लो और यहां से इसको लटका दो। लटकाने के बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, फिर उसको यहां से किसी और पॉइंट से लटकाओ और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। ये दोनों वर्टिकल लाइन कहीं ना कहीं कट करेंगे और जहां कट करेंगे वही सेंटर ऑफ मास होगा। वेरी सिंपल। 2 पॉइंट से उसको लटका दो और जो पॉइंट ऑफ पाइवोट है उससे, जब वो रुका हुआ है ऑब्वियसली, जब हिलता रहेगा नहीं, लटका दिया, रुक गया, उस पॉइंट से एक वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ कर दो। फिर दूसरे पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर हम उसको लटकाएंगे और दोनों से वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, वो दोनों कहीं ना कहीं कटेगा, वही सेंटर ऑफ मास। इसमें तो इसलिए हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बहुत ज्यादा वो करना कुछ नहीं पड़ेगा। हमको कोई भी आर्बिट्ररी बॉडी हो, दिस इज एक्चुअली ट्रू फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑल्सो। हमने ये 2D लिया है, लैमिना लिया है, लेकिन पॉइंट ये है कि 3D में बॉडी के अंदर हम कैसे घुसेंगे। तो लाइन वर्टिकल हम जब ड्रॉ करेंगे तो सरफेस पर ही ड्रॉ होगा, अंदर कैसे ड्रॉ होगा। लेकिन वो बात उसके लिए भी ट्रू है, 2 वर्टिकल लाइन एक जगह पर कट करेगा, वही सेंटर ऑफ मास है। तो लैमिना वगैरह के लिए तो हमेशा से हम ये चीज कर सकते हैं और इसको थोड़ा डिस्प्लेस भी कर देना। और याद रखना कि हमेशा जब भी लटकाएंगे तो सेंटर ऑफ मास उसी लाइन में आता है। अगर वो रेस्ट में है तो सेंटर ऑफ मास कभी इधर ऐसा नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? बहुत सिंपल सा बात है, mg अगर लगेगा तो टॉर्क बन जाएगा उसके कारण, कैसे आ सकता है वहां पे जब हम कह रहे रुका हुआ है। तो फिजिकल पेंडुलम में सेंटर ऑफ मास निकालना कोई बड़ी बात नहीं। अगर रेगुलर शेप बॉडी है तो तुमको, अगर रेगुलर शेप बॉडी है तभी निकाल सकते हैं। और याद रखना कि पाइवोटेड पॉइंट से जो वर्टिकल लाइन नीचे जाता है, सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पर कहीं ना कहीं लाई करता है। इसलिए डी जो है वो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू रहने वाला है किसी भी पेंडुलम के लिए। फिजिकल कंपाउंड पेंडुलम को फिजिकल पेंडुलम भी बोलते हैं। ये चीज एक और चीज याद रखना, फिजिकल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम दोनों एक ही चीज है। अब मान लेते हैं कि अगर हमने इसको डिस्प्लेस किया जैसे या तो तुम लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस कर दो या राइट की तरफ डिस्प्लेस कर दो। तो पहले मैं क्या बोल रहा था कि mg बिल्कुल ऐसा पास कर रहा है जैसे ये पॉइंट ऑफ पाइवोट से ही जा रहा है वर्टिकल, इसलिए बिल्कुल पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे इसको डिस्प्लेस करेंगे ना तो mg का लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा और उसके कारण एक टॉर्क बनने लगेगा। हम रेगुलर शेप बॉडी या इरेगुलर शेप बॉडी किसी के लिए भी इस बात को प्रूव कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर एक इस तरह का शेप ले लिया हमने, ये पॉइंट ऑफ पाइवोट है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। दिस इज द पाइवोट पॉइंट। अब ये बिल्कुल एक ही लाइन में होगा, ये तो हमने कितनी बार बता दिया, अब इसको नहीं बोलना। अब इसको अगर डिस्प्लेस किए सपोज, तो ये कहीं आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वहां पर डायग्राम थोड़ा सा सिंक्रोनाइज डायग्राम ड्रॉ करना मुश्किल होता है। कुछ इस तरह का बात होगा, यहां पर हमारा आ गया। और एंगल बड़ा नहीं रखेंगे क्योंकि एंगल बड़ा रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा फिर, लेकिन छोटा दिखाएंगे तो दिखेगा भी नहीं। और जैसे मैंने कहा था, ये हमारा डीजी, ये एंगल हमने ले लिया कुछ देर के लिए थीटा। तो टॉर्क इस पॉइंट के बाद जो बनने वाला है ड्यू टू दिस mg, वो क्या बनेगा? लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, यही हो जाएगा मोमेंट आर्म। और ये थीटा है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो मोमेंट आर्म हो जाएगा d sin थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू mg इंटू d sin थीटा।
ये हमारा टॉर्क, और इसको हमको आई अल्फा से इक्वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो आई होगा, ये आई बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट ICOM, ये उस पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट होगा। तो यहाँ पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about an axis passing through point of pivot. यही सबसे ज्यादा तकलीफ देगा निकालना, और जनरली इसको जब हम यूज करते हैं, निकालते हैं, तो इसके लिए I इज इक्वल टू ICOM प्लस MD²। ये D/D है जो इनके बीच का सेपरेशन है। तो अगर कोई एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है, तो I हम निकाल सकते हैं। तो जहां भी जरूरत होगा I का, वहां पर ICM प्लस MD² ये पुट किया जाएगा। नाउ अगेन द सेम रीजन कि हमारा अल्फा, इफ यू सी हियर, अल्फा is equals to mgd sin alpha, sin theta, sorry, divided by I. This is not at all proportional to theta. स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जैसे पहले लगता था, हमेशा लगेगा अभी भी। यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, साइन थीटा को थीटा से इक्वेट करो, और यहां से अल्फा mgd अपॉन I होल इंटू थीटा करो, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा का वैल्यू। अब ये जो टर्म है, डेफिनेटली दिस इज ओमेगा स्क्वायर, यही तो है वो टर्म। तो ये टर्म बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। अब तो खैर तुम लोग को इतना सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया, तो ये बात समझ आ रही होगी। तो यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हमारा हो जाएगा √ओवर mgd अपॉन I, और टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड हमारा हो जाएगा 2π/, ओमेगा 2π I अपॉन mgd। नाउ दिस I तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो, मैंने I को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पाइवोटेड पॉइंट है। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो ICM प्लस MD² से भी इसको रिप्लेस कर सकते हो। मतलब द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड यू कैन राइट 2π √ओवर ICOM प्लस MD² डिवाइड बाई mgd। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि I सेंटर ऑफ मास को mk² भी लिख देते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके, ताकि m ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाए। तो 2π इसको √ओवर k² प्लस d² डिवाइड बाई gd, m हट जाएगा। यहां भी अगर ये भी फॉर्मूला याद करते हो तो कोई बुराई नहीं है। देखो फॉर्मूले एक के बाद एक बनते चले जाएंगे, तुमको कहाँ आके रुकना है, उसके बाद का सिंप्लीफिकेशन तुम खुद कर सकते हो, तो वहीं पर रुक जाओ। जैसे किसी को अगर लगता है कि नहीं सर ये 2π I/mgd यही बहुत है, बहुत है, यही पर कहानी रोक दो। किसी को लगता है नहीं सर हम इतना तो कर ही सकते हैं, तो चलो यहाँ तक। किसी को लगता है नहीं सर हम सेंटर ऑफ मास mk², ये तो हमको पता ही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लिखा जाता है, तो ये भी कर सकते हैं। तो कहेगा इससे एक स्टेप और आगे जाइए सर, और क्या करना है, d से डिवाइड कर देना है। 2π ये हो जाएगा k² अपॉन d प्लस d होल डिवाइड बाई g। वैसा क्यों किया, क्योंकि ये जो टर्म है ना, ये लेंथ का डायमेंशन। यू कैन सी हम लोग अगर L को k² अपॉन d प्लस d ऐसा लिखे, तो एक तरीके से ये इफेक्टिव सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ इफेक्टिव सिंपल पेंडुलम।
यानी कि अगर ये फिजिकल पेंडुलम को एक सिंपल पेंडुलम से अगर रिप्लेस करें तो उसके लिए लेंथ क्या होगा, तो लेंथ हो जाएगा k²/d + d। अब देखो कोई भी क्वेश्चन अगर हमको दिया जाता है, जैसे ये जो क्वेश्चन हमारा था जिस पर हमने इतनी सारी बातें स्टार्ट करी, स्क्वायर प्लेट, और इसका हमको टाइम पीरियड निकालने का बात आया। तो एक तो तरीका है कि भाई तुम जैसे जैसे फॉर्मूला याद किए हो वैसे वैसे कर लो, लेकिन अगर इसका मास m है, इसका साइड लेंथ अगर a है, तो इसका टाइम पीरियड निकलने के लिए हमको तो पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई सेंटर ऑफ मास ma²/6 होता है, तो इसलिए k जो होगा और अगर k² जो होगा वो a²/6 है, और d जो है वो हमारा a/√2 है, ये तो पहले ही पता है। तो सीधे सीधे हम लोग l फिगर आउट करेंगे, a²/6 इंटू d हमारा है a/√2, √2 चला जाएगा ऊपर, प्लस d a/√2। अब एक a से कैंसिल आउट होगा, ये √2 से ये √3 और 3 √2 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, मतलब बचा क्या, तो a/3√2 प्लस a/√2, अगर तुम देखोगे तो ये हो जाएगा 4a/3√2। और एक बार जैसे ही l आ गया, अब तुमको कुछ नहीं करना, तुमको सीधे टाइम पीरियड ही लिख देना है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g। l क्या है, 4a/3√2g, एंड दैट इज योर आंसर। तो अगर हमने ये वाला टर्म को पकड़ लिया तो ये काम को बहुत ज्यादा आसान कर देगा। बाकी जहां तक तुम्हारा इच्छा शक्ति है, इसलिए मैंने डी पर बहुत ज्यादा फोकस किया था। जो हम बता रहे थे, तुमने को बताया था कि डी हमको याद होना चाहिए, क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन में एम तो आया ही नहीं, और डिवाइडेड बाई जी ये तो हम लोग सिंपल पेंडुलम के बिगिनिंग से ही हमको पता है कि डिवाइडेड बाई जी तो होना ही है। सिर्फ एल वाला जो टर्म है ना, वो थोड़ा सा अपना के और डी पर डिपेंडेंट है, के रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ पर के को मैं लिख देता हूँ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इससे क्या होगा कि हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कोई भी फिजिकल पेंडुलम दे दे, हमारा क्वेश्चन फंसेगा नहीं। Anyone have any confusion? Compound pendulum. ये सारे फॉर्मूले एक बार में डाइजेस्ट नहीं होते, तो जहां तक तुमको लगता है वहीं तक चीजों को रोक दो पहली बार में, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तक जाओ। शुरू से अब तक एक ही बार में करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा तकलीफ में पड़ जाओगे। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे उसको कर पाते हैं। फिजिकल पेंडुलम का ही क्वेश्चन है। एक रॉड है और इसको हमने पाइवोट किया है यहां से l/4 डिस्टेंस पर। ये पाइवोटेड पॉइंट है और टोटल लेंथ है l, मास है m। इसको स्लाइटली अगर डिस्प्लेस कर दे तो ये ऑसिलेट करेगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा ये बताना। चलिए ट्राई कीजिए। तो
हाँ बताइए। चलिए महाराज बताइए क्या आंसर है आपका। 2 pi √7 L/12G। √7 L/4 12G। कितना? 12G। अच्छा 12। आपका कितना आ रहा है? आद्या? हाँ सर, यही वाला है। ओके। काफी, आप बताएं। सर सेम। ओके, बाकी लोग भी कोशिश करें ऐसे। 2-3 बच्चे, हाँ श्रावणी बताएं। यस सर ये है। ओके, युगा, वेरी गुड, वेरी गुड। आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी। आंसर है सर। सेम आंसर है। ये ओके, तो देखो, अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट समझा है तो ये काम को बहुत आसान करने वाला कॉन्सेप्ट है। भले ही लगे कि सर इतना लॉ दूर तक आते आते मेरा दिमाग खराब हो गया, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम एल निकालने में कामयाब हो गए किसी भी सिंपल पेंडुलम, ये हमारा एक फिजिकल पेंडुलम है, अब ये एक सिंपल पेंडुलम की जैसा बिहेव करेगा तो उसमें एल क्या होगा? ये एल, अब इस एल को इस एल के साथ कंपेयर मत करना, नहीं तो मैं नया टर्म दे देता हूँ, कैपिटल एल। चलो, हमारा कैपिटल एल इज इक्वल टू k² / d+t, यही तो है। अब ये सेंटर ऑफ मास है तो d L/4 होगा, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्टली d इज इक्वल टू L/4। और k² क्या होगा? तो हमको I सेंटर ऑफ मास ये पता है, ये हमारा mL²/12 होता है। तो k² ये हमारा L²/12, बस पुट करो, L²/12 डिवाइड बाई L/4, ये L से L जाएगा और ये 3 टाइम्स में जाएगा, प्लस d हमारा है L/4, तो बेसिकली L/3 प्लस L/4, ये हो जाएगा 7L/12। यही कैलकुलेट करना सबसे जो भी थोड़ा काम करना है, उसके बाद तो सीधे सीधे फॉर्मूला रेडी है अपना, 2 pi√L/g, यही होगा टाइम पीरियड। 7L/12 डालो, दैट इज योर आंसर। अब इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई, 12 है, 4 बाहर निकाल लेंगे, पाई से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये उसके बाद का कहानी। इसको कोई कर सकता है, कोई कहेगा सर हम इस 12 में से 4 बाहर निकालेंगे, कर लो, तुम भी खुश हो जाओ। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो सर ये pi√7L/3g ऐसा आएगा। चलो ठीक है, ये भी आ जाएगा। ऑप्शंस जो दिए हुए हैं अपने को उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करने हैं। लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल पेंडुलम हम आपको सिखा रहे हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको पल्ले ही नहीं पड़ता, या आपने उसको भूल गए तो ये कहानी तो बिल्कुल समझ के परे चली जाएगी। इसलिए फिजिकल पेंडुलम के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह की चीजें, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना, ये सब फ्रीक्वेंटली होना चाहिए। कहीं भी अगर तुम रुकते हो तो फिर वो पूरा का पूरा मोमेंटम खराब करेगा। तो सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम ये दोनों हमारे हो चुके हैं। अब इसके बाद एक होता है टॉर्शनल पेंडुलम, वो क्या होता है देखो। और इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही तरीके का फॉर्मूला बनता है, और रट्टा मार याद कर लो। ये थोड़ा बहुत टॉर्शन हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आपको सिखाया है। जैसे अगर ये कोई रॉड है, थोड़ा पतला कर लो, और ये डिस्क के साथ इस तरह से ये कनेक्टेड है।
इस तरीके का एक डिस्क टाइप का है, और हम इसको, और ये रिजिड रॉड है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, और ये फिक्स्ड है, हम लोग इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं बाई वेरी वेरी स्मॉल लाइन। तो इस रॉड में एक टॉर्शन क्रिएट होता है, ट्विस्ट बोलते हैं इसको, ट्विस्ट, टॉर्शन, ये एक ही वर्ड है। जैसे हम इसको ट्विस्ट करेंगे, इसमें एक ऐंठन आएगा और इसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होगा। सपोज ये इनिशियल पोजीशन कुछ ऐसा है और हमने इसको थीटा से रोटेट कर दिया लाइक दिस, कैसे रोटेट कर, जैसे ही थीटा से रोटेट करेंगे इसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, एंड द रीस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। जो भी हमने टॉर्शन दिया है इसको, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यहीं पर हम लोग इसको सी थीटा लिख देते हैं। सी हमारा होता है टॉर्शनल कांस्टेंट। और ये रीस्टोरिंग टॉर्क है, ये वापस उसको, डिस्क को वापस उसी पोजीशन पर लाना चाहता है। तुम देख सकते हो सी थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, सी बाई आई इंटू थीटा। क्लियरली ये टर्म हमारा ओमेगा स्क्वायर है, यू नो दिस, ये टर्म हमारा ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा, सी बाई आई, और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा अगर करें तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ओवर आई बाई सी। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे। कुछ और ऑब्जेक्ट है लेकिन ज्यादातर डिस्क ही होता है, तो यही हमारा फॉर्मूला है, हमको इसको याद रखना। टॉर्शनल कांस्टेंट है, गिवन रहेगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ देंगे। तो एंगुलर एसएचएम में मैक्सिमम चीजें हमने कर ली हैं। अब एक एंगुलर एसएचएम जो सिंपल पेंडुलम का बात है, उसमें कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे जो पेंडुलम सिंपल पेंडुलम होता है उसी के पैरेलल ये एक बोल है जिसमें एक छोटा सा मार्बल रखा हुआ है और म्यू हर जगह 0 है। यू कैन, अगर थोड़ा सा फील आना है तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हमको पता है कि अगर इसको डिस्प्लेस करके थोड़ा ऊपर करके लेके जाए ये वापस आएगा, और ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करता रहेगा। अगर ये मार्बल का रेडियस बहुत छोटा है तो डेफिनेटली फॉर ए स्मॉल एंगल ये जो बोल है, अगर ये हेमिस्फेरिकल है तो सेंटर यहीं पर हो जाएगा, नहीं तो सेंटर कहीं यहाँ पर होगा। तो ये सेंटर ऑफ मास और जो सेंटर ऑफ द बोल है उसके बाद इसका एसएचएम होगा अगर एंगल छोटा रहे तो। ऑब्वियस सी बात है, जब एसएचएम की बात होगी तो एंगल छोटे छोटे ही होंगे। और इस बोल का रेडियस अगर आर है तो इसका जो टाइम पीरियड है ये 2 पाई अंडर रूट ओवर आर बाई जी, एल हमारा आर की तरफ ही है, बस वही अंतर। प्रूफ करना भी वैसा ही है, अगर कोई चाहता है इसको प्रूफ करना है तो यू कैन प्रूव दिस एम जी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वापस से पूरी की पूरी। और इसमें नॉर्मल लगता है, जो टेंशन का काम है वो नॉर्मल कर रहा है, तो लिख सकते हो कि नॉर्मल फोर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ टेंशन।
तो ये देखने में सिंपल पेंडुलम नहीं लग रहा है, बट है ये एक सिंपल पेंडुलम। लेकिन इसी में कहानी थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, अगर ये मार्बल का साइज जो हमने बहुत छोटा लिया है, वेरी स्मॉल, अगर वो थोड़ा बड़ा, जैसे इस तरह का हमारा सिनेरियो है, और ये जो मार्बल है अब वो छोटा नहीं रहा, अब वो बड़ा हो गया। दूसरी बात कि अब वो सिर्फ स्लाइड नहीं कर रहा, रोल करता हुआ जा रहा है। और रोल करता हुआ मूव कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ऐसे करता हुआ जाएगा, फिर आएगा, रोल करता हुआ, फिर रोल करता हुआ ऊपर जाएगा। और इसका रेडियस अगर हम चाहें तो स्मॉल आर लिख सकते हैं, और ये जो बड़ा वाला है बॉल है, उसका रेडियस कैपिटल आर लिया जा सकता है। अगर इसका मास m है, और ये कोई भी रोलिंग बॉडी हो सकता है, दिस रोलिंग बॉडी, या फिर ऐसा लिख लो, बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। और ये जो रोलिंग बॉडी है कैन बी स्फीयर, सॉलिड हॉलो दोनों, रिंग, डिस्क। तो इस तरीके से अलग अलग बॉडीज हो सकती है, और हमको एक जनरल फॉर्मूला इसके लिए याद रखना है, और वो हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सके, ऐसा काम करना। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mk², उसके टर्म्स में आएगा। जो भी रोलिंग बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास ये है। पहले क्वेश्चन समझ आ रहा है? पहले मैं सोल्यूशन ही बताने लगूं, क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, फायदा क्या? पहले बताओ कितने लोगों को क्वेश्चन क्लियर है? क्या है क्वेश्चन? एक इस तरह से हमारा पाथ दिया हुआ है, बोल सकते हो बोल है, और उसमें एक रोलिंग बॉडी है। इसमें और इसमें फर्क है, इसमें ये बॉडी स्लाइड करता हुआ जा रहा है, स्लाइड करता हुआ आ रहा है। इसमें रोल करता हुआ जा रहा है, घूमता हुआ जाएगा, घूमता हुआ आएगा, और फ्रिक्शन होगा इसमें। फ्रिक्शन यहाँ नॉन जीरो है, याद रखो कि रोलिंग बिना फ्रिक्शन के तो नहीं हो सकती, म्यू नॉन जीरो, और यहाँ पर म्यू जीरो है। तो ये फर्क है। इसका रेडियस हमने ले लिया, इसका रेडियस हमने नहीं लिया था। तो ये सब चीजें बताती है कि हमको कब कौन सा क्वेश्चन उसको देखना है। अब कहोगे कि सर ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन देखने में तो एक ही जैसा लग रहा है बिल्कुल एक ही जैसा, लेकिन छोटे छोटे जो माइन्यूट डिफरेंसेस है वो तो समझ में आने पड़ेंगे। जो छोटा बॉल है उसका रेडियस दिया हुआ है, इसका मतलब उसको काउंट करना है। रोलिंग विदाउट स्लीपिंग अगर दे दिया, मतलब हमारा ये क्वेश्चन ही बदल गया। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो हम हमेशा mk² लेंगे। ये चीज हमको याद रखनी चाहिए। और इसके सेंटर से पाइवोटेड पॉइंट, और जो बोल का सेंटर है, पाइवोटेड पॉइंट तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बोल का सेंटर है, उसका डिस्टेंस r - r होने वाला है। सी, तो ये डिस्टेंस है, ये r - r। तो एक तरीके से d जो है वो हमारा r - r होगा। ये दो चीजें हमको बहुत अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए।
और इसी बॉडी का अगर इस पॉइंट के बाद कोई एक्सेस पास करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से mk स्क्वायर प्लस md स्क्वायर ये भी होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। I इज इक्वल टू ICOM प्लस md स्क्वायर होना चाहिए। ये तीन चीजें दिमाग में बैठानी पड़ेंगी। अब इसके बाद है लास्ट, इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। एक रोलिंग बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेट्स से थीटा है और वहां से रोलिंग डाउन हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या होता था, कौन बताएगा? What is the acceleration of a rolling body down the inclined? हाँ, आप ये बताएं। सर g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r2। वेरी वेरी गुड। तो हम लोग किसी भी एंगल थीटा पर अगर बात करेंगे इस बॉडी के लिए तो ये रिजल्ट की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा टुकड़ा लेंगे ना तो ये बिल्कुल वही इंक्लाइंड की तरह ही बिहेव करेगा। इफ यू सी दिस एंगल इज आल्सो गोइंग टू बी थीटा। मतलब थोड़ा सा अगर ध्यान से यहाँ समझो, डायग्राम थोड़ा बड़ा है इसलिए इस पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं। ये एंगल हमारा है थीटा और यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा ये हमको देखना है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा ही होगा। तो यहां पर ये छोटा सा टुकड़ा एक इंक्लाइंड प्लेन के जैसा बिहेव करेगा और उस पॉइंट पर जो उस मास का एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। और r स्मॉल r लिखना क्योंकि बॉडी का रेडियस जो है वही होता है। ये है लीनियर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। अब ये बॉडी जो एसएचएम करेगा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन इस पॉइंट, इसका सेंटर के अबाउट क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज अल्फा अबाउट, ये ओ है तो वो हो जाएगा ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तरफ वैल्यू a डिवाइड बाई डी। डिस्टेंस यहां से यहां तक, अब यहां तो नहीं दिख रहा होगा, यहां तो डायरेक्टली आर ही दिख रहा होगा, जबकि हमने आपको बताया था कि ये सेंटर से लेते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ना आर माइनस आर हो जाएगा। क्लियरली तुम यहां लिख सकते हो जी साइन थीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाई r माइनस r। अब ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया अल्फा। साइन थीटा को स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन डालेंगे फॉर अ स्मॉल एंगल sin theta can be approximated as theta. So alpha is equals to g divided by 1 plus k square by r square into 1 divided by r minus r और ये टर्म हमारा
कंडीशन ऑफ एसएचएम को सेटिस्फाई कर रहा है। ये पूरा का पूरा टर्म ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या हो जाएगा, जी डिवाइड बाई आर माइनस आर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और फाइनल एक्सप्रेशन टाइम पीरियड क्या होगा, तो 2 पाई आर माइनस आर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जी। ये थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा जरूर लग सकता है, लेकिन यकीन मानो अगर याद कर लिए तो फिर तुमको इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी फॉर्मूले में अगर के का वैल्यू 0 पुट कर दो, आर का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो यही फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ओवर आर बाई जी हो जाएगा, जो पहले हमने सिंपल पेंडुलम जैसा रियलाइज करके निकाला था। तो ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है। और अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्फीयर है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू 2/5 डालो आंसर। हॉलो स्फीयर है, 2/3 डालो आंसर। डिस्क है, 1/2 डालो आंसर। तो ऐसा करने से क्या होगा, तुमने एक फॉर्मूला जैसे ही बना दिया, अब इसमें वो एटॉमिक्स क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। स्फीयर की जगह डिस्क, डिस्क की जगह रिंग। कैपिटल आर और स्मॉल आर हमने अलग अलग लिया है। हो सकता है कैपिटल आर को 5 बार ले ले, स्मॉल आर को आर ही रहने दे, वो भी सिंपलीफाई हो जाए। ये क्वेश्चन वैसे तो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है मेडिकल के बच्चों के लिए, और अगर कोई डिफिकल्ट पेपर बनाता है तभी ये क्वेश्चन डालेगा, अदरवाइज यही सब क्वेश्चन तक रुक जाते हैं। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग एक लेवल ऊपर का ही लेके चलो, और उसमें ज्यादा डेरिवेशन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बस फॉर्मूला हम यूज कैसे कर लें, नॉट गोइंग टू आस्क कि आया कैसे, इसके टर्म्स का मीनिंग क्या है, ये अगर हमको समझ में आता है और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर थोड़ा सा पकड़ है, तो हम बहुत आसानी से सब कर सकते हैं। सर क्या आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, मेरा वो छूट गया था थोड़ा सा। हाँ, मैं भेज दूंगा पीडीएफ, काफी सारा इंफॉर्मेशन है, मैं भेज दूंगा पीडीएफ। तो अभी तक हमने जितनी भी बातें एसएचएम के बारे में बताई हैं, ये रेगुलर टाइप के हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, एसएचएम का क्वेश्चन सिर्फ एसएचएम का ही नहीं, ग्रेविटेशन में एसएचएम है, फ्लूइड में एसएचएम है, इलेक्ट्रोस्टैट्स क्लास 12 में एसएचएम है, मैग्नेटिज्म में एसएचएम है, हर चैप्टर में ये एसएचएम है। अब 12 वाले क्वेश्चन तो मैं अभी नहीं लूंगा क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुम लोग के लिए, तुमने पढ़ा भी नहीं है। लेकिन फ्लूइड पढ़ लिया है, ग्रेविटेशन पढ़ लिया है, तो कुछ दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे एसएचएम उसमें इन्वॉल्व होता है, ये हम लोग लेंगे। एसएचएम के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी मेथड, ये भी हम लोग लेंगे। और लास्ट में डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, एक छोटा सा पार्ट है जिसको रट्टा मारना पड़ता है कि वो डेरिवेशन तक हमारे लेवल पर नहीं है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और फिर प्रॉब्लम जो हमने बताया अलग अलग चैप्टर से, जो वेरी कॉमनली पूछे जाने वाले सम्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। और ऑफिशियली हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे।
कल, टुमारो। लेकिन ऐसा नहीं है कि चैप्टर खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया। AITS के पहले इस पर एक बार और प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस होंगे। जो 10 तारीख को आप लोग का AITS है उसमें SHM है, और उसमें अपन कुछ क्वेश्चंस और भी एक्स्ट्रा लीप वगैरह के ले लेंगे। So tomorrow we are going to finish this, and Saturday को आपकी इवनिंग में कोई क्लास नहीं, नो क्लास इन सैटरडे इवनिंग। सैटरडे मॉर्निंग में ही क्लास होगी। सिक्स to 7:30, और ये क्लास सिर्फ पेपर डिस्कशन होगा। दो पेपर ऑलरेडी हमने आंसर की भी डाल दी है, यू कैन फाइंड द आंसर की। तीसरा पेपर कल मैं डालूंगा, और कल रात तक मैं उसका आंसर की भी डाल दूंगा, ताकि परसों सैटरडे को आप तीनों पेपर के डाउट्स के साथ रेडी रहें। तो ये सारा इंफॉर्मेशन था। संडे आपका टोटली ऑफ है। AITS दीजिए, पेपर एनालिसिस कीजिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कॉपी इसमें बनाए हैं, कॉन्सेप्ट उसके सिखाए गए नहीं सिखाए गए, ये सारा एनालिसिस, पेपर एनालिसिस अब रेगुलर हर बच्चे को करना है आफ्टर ए कोई भी मेजर टेस्ट होता है उसके बाद। और इसमें 4-5 घंटे भी लग जाए तो बुरा नहीं है। यू हैव टू एनालाइज द पेपर, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आपको वो क्वेश्चन जो गलत हुए पहले निकालना है, क्यों गलत हुए ये सेकंड टास्क होगा। क्या हमको आते नहीं थे, क्या हमने वैसा क्वेश्चन कभी किया नहीं था, क्या हमने वैसा कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं था, क्या हमने वो फॉर्मूले कभी रटे नहीं थे। तो हर लेवल पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 12 में जा रहे हैं, और मैं सीरियसली 12 के बच्चों के साथ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं बिहेव करता। तुम लोग को 12 के बच्चे बता देंगे कि हम 12 के बच्चों के साथ कैसे पेश आते हैं। तो 12 में हम इतना रगड़ते हैं बच्चों को कि जो बच्चा नहीं भी चाहता है पढ़ना, उसको मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, नहीं तो फिर वो छोड़ देता है। इसलिए ये सब चीजों के लिए अब रेडी होना पड़ेगा। कोई भी टेस्ट है उसका एनालिसिस आपको जरूर करना है टाइम निकाल के, और अच्छा खासा टाइम निकाल के करना है। एक एक क्वेश्चन पर स्क्रूटिनी होनी चाहिए कि क्यों गलत हुआ वो क्वेश्चन। अगर किसी का मान लो कोई फिजिक्स में 180 में 160 आता है, तो मेरे को 4 क्वेश्चन जो गलत हुए उसका फुल एक्सप्लेनेशन अगर हम मांग देंगे तो मिलना चाहिए कि सर ये वाला क्वेश्चन था, इसमें ये मिस्टेक हमने किया था, ये चीज हमको नहीं पता था, बोल के ये चीज नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। इतना बात हमको पता होना चाहिए। मार्क्स कैसे कट रहे हैं ये हर बच्चा अपना अपना केयर करे और पूछने पर बताए। रैंडमली सर सिल्ली मिस्टेक हो गया, सर ये हो गया, हम रैंडम फजी लॉजिक हम नहीं सुनना चाहते हैं। और सिल्ली मिस्टेक तो बोलना ही मत कभी भूल के भी, हम ये सब नहीं, मतलब देयर इज नो काइंड ऑफ सिल्ली मिस्टेक। तुमने कुछ गलत किया है, एक्सेप्ट इट। तुमको फॉर्मूले नहीं याद है, एक्सेप्ट इट। तभी जाके वो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, नहीं तो वो सिल्ली मिस्टेक हर बार ही होगा। जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे क्या ये मिस्टेक था तुम्हारा, तब तक वो सिल्ली मिस्टेक हर बार कैरी फॉरवर्ड होगी। इसलिए अब से जो टेस्ट होगा उसका एनालिसिस मैं या तो फोन से पर्टिकुलर किसी बच्चे से पूछूंगा, या क्लास में अगर कन्वर्सेशन के दौरान कभी निकल गया तो निकल गया, कोशिश करूंगा कि मैं इंडिविजुअली बात करूं, बट मेरे को डेटा पूरा चाहिए। अगर गलत हुआ है तो क्यों, ये आंसर होना, क्वेश्चन पिन पॉइंट करके, सर ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था, इसमें ये हमने लगा दिया था, इसमें ये लगाना चाहिए था, अब नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ये पूरा बात निकल के आना चाहिए, तब जाके मार्क्स पर श्योरिटी आएगी। अदरवाइज ऐसे ही फर्जी चलता रहेगा कि सर मेरा इतने आ सकते थे बट आए नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। ये सब
खत्म करना है। जैसे जैसे 12 अब नजदीक आ रहा है, हम लोग को थोड़ा और स्ट्रांग और हार्ड रीडिंग होना पड़ेगा, तब जाके हमारे स्कोर में एक कंक्रीट बात आएगी। नहीं तो कभी कुछ कभी कुछ, कभी 20 नंबर कम हो रहा है, कभी 15 नंबर कम हो रहा है, ऐसा नहीं चलता। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।